Hello, I'm Kavita Singh. Welcome back to Lucid Lectures. Today we will continue our acquired immunity. In last lecture of our acquired immunity, we already have discussed about the T and B cells. Today we will discuss that what are the things there that makes the acquired immunity so much special, or make it so much superior. So those features that makes our acquired immunity so much special or superior are, and these features are in ablutions, like in sense of potential, in sense of keeping the record, all other things. Okay, so our acquired immunity, first of all, it can distinguish between the self and non-self. कैसे करती है अभी देखेंगे. डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, लाइक कि पर्टिकुलर सेल या फिर जो भी है हमारी बॉडी में, अगर एंटीजन की एंट्री होती है या हमारी बॉडी की खुद की सेल ट्यूमर सेल में चेंज हो जाती है, तो ये डिस्टिंग्विश कर लेती है दिस सेल डज नॉट बिलोंग टू आवर बॉडी एनीमोर. ओके, बेसिस क्या है उसका, कैसे करती है, दैट वी गोना सी सून. नेक्स्ट, देन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग, लाइक अगर इसको पता चल गया कि ये सेल फॉरेन है या फिर ये चीज़ पैथोजन है, ये एंटीजन है, और अब ये सेल हमारी बॉडी की ट्यूमर सेल या फिर कैंसर सेल बन गई है, तो उसके अकॉर्डिंग किल करती है. ओके, सो नेक्स्ट, इट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. एज आई हैव सेड कि भाई पैथोजन है तो पैथोजन को रिमूव करना है, और सेल इन्फेक्टेड हो गई है तो सेल को रिमूव करना है. ओके, and after doing these all things, it keep the record. Okay, whatever it did, it keeps the record, and for that we use a term have memory. क्या कहते हैं हम हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कि इसके पास क्या होती है, मेमोरी होती है. ओके, एंड लास्ट इज द स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक. ओके, अभी डिटेल में ये तीनों समझेंगे, उसके बाद स्पेसिफिक खुद ही समझ आ जाएगा क्यों इसको इतना स्पेसिफिक बोलते हैं. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, ये डिस्टिंग्विश कर सकती है, डिफ्रेंशिएट कर सकती है, सेपरेट कर सकती है हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को विद दी अदर सेल्स. ओके, तो उसके लिए कुछ बेसिस तो होना चाहिए, ऑब्वियस है, देयर इज ऑल्सो द बेसिस, और हम इन्नेट इम्यून सिस्टम में पढ़ भी चुके हैं. एंड दैट बेसिस इज दी MHC प्रोटीन्स. MHC प्रोटीन्स. ओके, मेजर हिस्टो, इसका फुल फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ओके, और मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी बेसिस बनता है. एक्चुअली मेजर खुद MSC नहीं बेसिस बनता है, इसका यूनिकनेस. आप कहोगे इसका यूनिकनेस, यूनिकनेस मीन्स कि हमारी हर इंडिविजुअल का हर ह्यूमन बीइंग का अपना सेपरेट MSC मॉलिक्यूल्स होता है. ओके, किसी का किसी से मैच नहीं कर सकता. अगर रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, भाई बहन है, माँ बाबू हैं, तो ये सब क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, बट नेवर कैन बी दी आइडेंटिकल. आइडेंटिकल MSC सिर्फ होमोजाइगोटिक ट्विंस का होता है. होमोजाइगोटिक ट्विंस मतलब आइडेंटिकल ट्विंस जो एक ही जाइगोट के बनते हैं. ओके, उनको छोड़ के किसी का भी MHC मैच नहीं करता. सबका MSC क्या होता है, यूनिक होता है फॉर दैट पर्सन और फॉर दैट पर्टिकुलर बॉडी. अब हमारा इम्यून सिस्टम इसको MSC को कैसे यूज करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन और टू डिफरेंशिएट बिटवीन विद सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट सी देयर टाइप्स. MSC 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो MHC फर्स्ट और दूसरा MHC सेकेंड. ओके, MHC फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा हम पहले ही जानते हैं कि MHC फर्स्ट कहाँ पे होता है, इनेट इम्यून सिस्टम में पढ़ा था, ऑन द सरफेस ऑफ एवरी न्यूक्लिएटेड सेल. इट फाउंड ऑन सरफेस ऑफ एवरी न्यूक्लिएटेड सेल. ठीक, तो किसकी सरफेस पे नहीं होता है, ये आपको बताना है कौन सी सेल है जिसके सरफेस पे जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और उसके सरफेस पे MSC नहीं होता. सेकेंडरी MSC सेकेंड. ठीक, MSC सेकेंड कहाँ पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ
surface of APCs, which means antigen presenting cells. Antigen presenting cell. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती है हमें पहले से ही पता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम में हमने देखा था। एक तो हमारी सबसे अच्छी डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स। दूसरी मल्टीपर्पस मैक्रोफेजेस होती हैं, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में टी और बी सेल्स थी, बी सेल्स भी एपीसीज होती हैं, वो भी कभी कभी एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। तो हियर आई विल आल्सो राइट दी बी सेल्स, ओके। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे एमएससी सेकेंड होता है और सारी बॉडी की बाकी सेल्स की सरफेस पे क्या होगा, एमएससी फर्स्ट होगा, ओके। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल, ऑन सरफेस ऑफ एपीसीज, ठीक है। एज दीज एमएससी प्रोटीन्स और एमएससी मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑन सरफेस, चाहे वो एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, चाहे वो क्या है हमारी न्यूक्लिएटेड सेल, सबकी क्या हम देख रहे हैं कहाँ पे, सरफेस पे है। इसकी वजह से इसको कॉमन में, जनरल में सेल सरफेस एंटीजन, सेल सरफेस एंटीजन या फिर सेल्फ एंटीजन भी बोलते हैं, ओके, क्योंकि हर बॉडी का अपना होता है इसलिए सेल्फ एंटीजन, ठीक है। ये इसके कॉमन नेम है, या तो सेल सरफेस एंटीजन या फिर सेल्फ एंटीजन, ओके। और ह्यूमन में इसको HLA भी बोलते हैं, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ओके। दैट वाज a little bit GK about the MSC। अब ये हो गया कि भाई MSC की यूनिकनेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, ओके। हमने टाइप भी देख लिया, अब देखते हैं कैसे करता है, ठीक। तो अभी हमने देखा था इन्नेट इम्यून सिस्टम में जो हमारा MSC फर्स्ट होता है, ठीक है, वो किस पे था, मान लो ये कोई न्यूक्लिएटेड सेल हम बना लेते हैं, ये न्यूक्लियस बना लिया या MSC फर्स्ट बना लिया, ठीक। अब वहां पे हमने देखा था कि MHC फर्स्ट ये ठीक ठाक है, इसकी कोई पेप्टाइड गायब तो नहीं है, ठीक। ये कौन चेक कर रहा था, NK सेल्स चेक कर रही थी। कब चेक कर रही थी, जब सेल इन्फेक्ट, मतलब ऑल्दो हमेशा करती रहती हैं, बट ये तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब सेल इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल में हमारा MSC के कुछ पेप्टाइड्स गायब हो जाते हैं, कभी कभी पूरा MSC गायब हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी NK सेल्स होती हैं वो क्या चेक करती है, MSC फर्स्ट चेक करती है ऑन द सरफेस ऑफ द न्यूक्लिएटेड सेल, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज आई एम सेइंग कि कुछ पेप्टाइड्स गायब हो जाते हैं, मान लो कुछ अमीनो एसिड गायब हो गई, ठीक, तो उसको चेक करती है, मिसिंग चेक करती हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि NK सेल क्या चेक कर रही थी, मिसिंग और एब्सेंट, MSC1 चेक करती है, मिसिंग MSC चेक कर रही थी, ठीक। एट द सेम टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट कि भाई ये क्या चेक करती हैं, MSC1 चेक करती हैं। अब MSC1 चेक करके इन्हें क्या पता चलता है, अगर MSC1 है, भाई सरफेस पे न्यूक्लिएटेड सेल की MSC1 है और वो ठीक ठाक है, उसका कोई अमीनो एसिड गायब नहीं है, तो इनको पता चल जाता है कि सेल क्या है, हेल्दी है, सेल क्या है, हेल्दी है। और अगर वही MSC में कुछ हो गया, कुछ अमीनो एसिड कुछ गायब है, कुछ चेंजेस है स्ट्रक्चर में, तो इन्हें पता चल जाता है कि सेल क्या है, इन्फेक्टेड है, सेल क्या है, इन्फेक्टेड है। तो अब MSC फर्स्ट हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम जो था उसकी स्पेसिफिकली NK सेल्स MSC फर्स्ट को कैसे यूज कर रही थी, टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड सेल, ओके, और हेल्दी सेल्स। सो अब हमें पता चल गया कि भाई जो MSC फर्स्ट होता है वो कैसे यूज होता है, टू आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड सेल, ओके। इन्फेक्टेड सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक होता है, अगर सेल इन्फेक्टेड है तो NK सेल्स उसको किल कर दे रही थी, ओके। और
हेल्दी है तो भाई छोड़ देती हैं कि तुम हेल्दी हो, तुम जाओ, तुम्हारे पास क्या है, MSC1 है और तुम्हारा MSC ठीक ठाक है, विच मीन्स यू आर हेल्दी, तब कहती हैं ठीक है तुम रह सकती हो बॉडी में। ओके ओके, सो एट द सेम टाइम आई वाज सेड दैट कि ये तो जो हमारी NK सेल्स होती हैं वो क्या चेक करती है, इस MSC को चेक करती है कि ये ठीक ठाक है, प्रॉपर है। और अगर सेल इन्फेक्टेड रहती है तो MSC गायब होता है, एज आई हैव सेड कि गायब हो जाता है, कुछ अमीनो एसिड्स गायब हो जाते हैं, कभी छोटा हो जाता है, कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं, वो NK सेल को पता चल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि सेल तो इन्फेक्टेड है, ठीक, MSC, लेकिन इनसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि MSC चेक किया कि नहीं चेक किया। उस टाइम पे सेल क्या करती है, हमारी न्यूक्लिएटेड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, मान लो ये सेल इन्फेक्टेड है, ये न्यूक्लिएटेड सेल है और ये इन्फेक्टेड सेल है, ठीक, और इसकी सरफेस पे क्या है, ये MHC1 है, MHC1। अब ये इन्फेक्टेड जब हो जाती हैं, इन्फेक्शन के बाद ये क्या करती हैं, मान लो इनके अंदर एंटीजन के, तो उसको क्या करती हैं, छोटा छोटा में डाइजेस्ट कर लेती है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रोसेसिंग। वो हमारे एंटीजन को, जिसने उन्हें इन्फेक्ट किया है, उसको क्या कर लेती है, प्रोसेस्ड कर लेती हैं। उसके बाद उसके कुछ पार्ट को MHC फर्स्ट के सरफेस पे माउंट कर देती हैं, ठीक, उसे प्रोसेस करती हैं एंटीजन को, और उसके कुछ पार्ट को MHC1 की सरफेस पे माउंट कर देती हैं या फिर ट्रांसफर कर देती हैं। ओके, और जो पार्ट एंटीजन का MHC की सरफेस पे माउंट होता है या फिर ट्रांसफर होता है, दैट इज नोन एज द एपिटॉप। ये पहले से हम जानते हैं, ठीक, इन्नेट इम्यून सिस्टम में ये देखा था। अब एज आई वाज सेइंग कि क्या होता है, कभी कभी भाई मिस हो गया, इनसे भी मिस हो गया कि MSC ठीक है कि नहीं है, इन्हें नहीं पता चलता, सेल इन्फेक्टेड होती है तब भी। उस टाइम पे क्या होता है, ये एपिटॉप जो है वो हमारी टी सेल के टाइप मैंने बताए थे, उसमें से साइटोटॉक्सिक टी सेल CTC वो आती हैं और इन्फेक्टेड सेल के MSC1 के सरफेस पे वो क्या रीड करती हैं, एपिटॉप। एंड इफ दे फाइंड दैट, अगर उनको एपिटॉप मिल रहा है, दे गेट टू नो दैट द सेल इज इन्फेक्टेड, और जब सेल इन्फेक्टेड है वो क्या करती हैं, उसको किल कर देती हैं, ठीक। अब ये तो बात हो गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टेड सेल। MSC फर्स्ट हमारा किस में हेल्प करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल। कौन कौन आइडेंटिफाई करता है, एक तो इन्नेट इम्यून सिस्टम से वही पढ़ चुके हैं, कौन आइडेंटिफाई करता है, NK सेल्स करती हैं, और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर किलर टी सेल्स चेक करती हैं, ठीक, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक है, मिस्टेक क्या, फिर से साइटोटॉक्सिक, if it is wrong you can correct it, okay, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स करती हैं यहां से, ठीक। अब आ जाती है बात MSC सेकेंड की। अब MSC सेकेंड कैसे यूज होता है, यूज तो दोनों होता है क्योंकि यूनिकनेस है, यूनिकनेस की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब MSC सेकेंड कैसे यूज होता है, MSC फर्स्ट तो यूज हो गया, भाई हेल्दी सेल है कि इन्फेक्टेड सेल है, उसके आइडेंटिफिकेशन में हमारे इम्यून सिस्टम ने MSC फर्स्ट को यूज कर लिया। अब क्या होता है कि इन्नेट इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा था भाई, क्योंकि इसको एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एंटीजन अंदर आया, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए अपना काम कर रहा था। बट इफ इट गेट टू नो, अगर इन्नेट इम्यून सिस्टम को पता चलता है भाई इन्फेक्शन क्या है, कि बहुत हाई इन्फेक्शन है, बहुत बेकार एंटीजन है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट, हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे औकात से बाहर है, तब हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, क्या करेगा, एक्टिवेट। जब इसके बस का नहीं होगा, जब इन्नेट इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रहा होता, तो ये क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, एंड फॉर दैट इट यूजेस द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ओके, अब कैसे करता है वो हम देखेंगे, और वही बेसिस होती है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कैसे, ठीक है। सपोज एंटीजन आ रहा था भाई, इन्नेट इम्यून सिस्टम की सेल्स उसकी किलिंग कर रही थी, बट इस बार एंटीजन तो आया, मतलब एंटीजन तो ऑलरेडी है क्योंकि इम्यून सिस्टम फेल हो गया है इन्फेक्शन को रोकने में, और यू कैन से एंटीजन को निकालने में हमारी बॉडी से फेल हो गया। तब मान लो कोई सेल आई, यहां से हम डेंड्रिटिक सेल ले लेते हैं, डेंड्रिटिक सेल, ठीक, एंटीजन आया, इम्यून सिस्टम फेल हो गया, हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम फेल हो गया एंटीजन के रिमूवल के लिए। फिर यहाँ पे कोई APC आती है,
कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आती है। हमने पर्टिकुलर एग्जांपल किसको ले लिया, डेंड्रिटिक सेल। अब हमें पता है ये क्या कर सकती है, फेगोसाइटोसिस कर सकती है, करेंगी। एंटीजन आया, उन्होंने अपने रिसेप्टर से चेक किया, वो सब हम इनेट इम्यून सिस्टम में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसकी फेगोसाइटोसिस कर दी, फेगोसाइटोसिस। ओके, अब यहाँ की फेगोसाइटोसिस और वहाँ की फेगोसाइटोसिस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंड दैट इज कि अब यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करने के बाद एंटीजन आया, कोई एपीसी आई, कुछ भी हो सकती है, मैक्रोफोज, डेंड्रिटिक सेल, बी सेल, एनी 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 एपीसी कैन बी हियर। तो उसने फेगोसाइटोसिस की। इस बार ये क्या करेंगे, एक्सोसाइटोसिस नहीं करेंगे, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, बॉडी से मीनिंग अपनी सेल से बाहर नहीं निकालेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे। डाइजेशन करने के बाद उसको प्रोसेस्ड करेंगे, जैसे हमारी न्यूक्लियोटाइड सेल कर रही थी, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। कर दिया भाई, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन। अब उसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग में यही होता है कि जो एंटीजन है वो डाइजेस्ट होता है और उसकी कुछ पेप्टाइड्स को ये सेल क्या करती है, एमएससी के सरफेस पे ट्रांसफर कर देती है, फिर माउंट कर देती है। ओके, अब प्रोसेसिंग करने के बाद सपोज डेंड्रिटिक सेल एक बना लेते हैं, तिरछी मिर्ची इसकी डेंड्रॉन की तरह सरफेस होती है, बना लिया। इसकी सरफेस पे एमएससी सेकंड बना लेते हैं, एनी स्ट्रक्चर ऑफ योर चॉइस जो क्या हो एक रिसेप्टर की तरह दिखे। यहाँ पे कुछ एम जैसा हमने अपना रिसेप्टर बना लिया और ठीक बन गया। अब ये क्या हो गया, एमएससी सेकंड हो गया, क्योंकि ये किसकी सरफेस पे है, एमएससी सेकंड हो गया क्योंकि ये किसकी सरफेस पे, एपीसी की सरफेस पे। एपीसी की सरफेस पे तो कौन सा होना चाहिए, एमएससी सेकंड होना चाहिए। अब इसने एंटीजन, डेंड्रिटिक सेल है, एपीसी है, उसने एंटीजन की प्रोसेसिंग कर दी है, करा देते हैं। ये हो गया हमारा एंटीजन, चलो मानते हैं कि ये प्रोसेस्ड एंटीजन है। अब इसके कुछ अमीनो एसिड्स को ये क्या करता है कि एमएससी सेकंड की सरफेस पे ऐसे ट्रांसफर कर देता है या फिर माउंट कर देता है। ये इंटरनल प्रोसेस होती है, इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रोसेस, वो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक, बस ये प्रोसेसिंग से मतलब है हमारा, कर दिया। अब हमें क्या है, अब बात यहाँ पे ये हो जाती है कि इसको वही रीड कर सकता है जिसके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर हमारे किसके पास होता है, टी सेल्स के पास होता है। किसके पास होता है, टी सेल के पास होता है, और स्पेसिफिकली किस सेल के पास होता है, टीएच, टी हेल्पर सेल के पास होता है, ठीक। तो अब ये प्रोसेस होने के बाद एमएससी सेकंड की सरफेस पे हमारी एपीसी प्रोसेस एंटीजन को ट्रांसफर या माउंट कर देती है। उसके बाद कौन आती है, टी हेल्पर सेल आती है, हेल्पर सेल आती है। वो क्या करेगी, इसको रीड करेगी, रीड करेगी भाई। इनको अब इसको क्या पता चल गया कि ये क्या है, इन्फेक्शन है। लाइक हमारी बॉडी में, इस बॉडी में जिसमें ये सेल है टी हेल्पर सेल, उसमें इन्फेक्शन हुआ है भाई, और ये क्या है, ये पैथोजन है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, हो गई, एक्टिवेट हो गई, ठीक। अच्छा, ऑल्दो थाइमस से निकलने के बाद या फिर बोन मैरो से निकलने के बाद बी सेल, वहां पे हमने देखा था कि मैच्योर होती है, ठीक है, और थाइमस से निकलने के बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में टी सेल भी मैच्योर होती है। बट बिफोर द एक्टिवेशन, जब तक उनको एंटीजन प्रेजेंट नहीं किया जाता है तब तक वो नाइव सेल्स बोलते हैं उनको, समटाइम इमेच्योर भी बोलते हैं, ऑल्दो वो मैच्योर है बट फंक्शनली मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक। तो अब ये टी सेल, टी हेल्पर सेल आई, इसने रीड किया इस पे, इसकी सरफेस पे किसको रीड किया, एपिटॉप को रीड किया। इस बार यहाँ पे किसकी रीडिंग हो रही है, एपिटॉप को रीड किया। एपिटॉप क्या होता है, द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इज रीड बाय द सीटीसी और द टी हेल्पर सेल। ओके, अब ये एक्टिवेट हो गई, और हमें पता है कि भाई एक्टिवेट होने के बाद सेल का पहला काम क्या होता है, मैसेजिंग करना, ठीक है, अलर्ट फैला देना कि इन्फेक्शन हुआ है। ये भी क्या करती है, मैसेजिंग के लिए साइटोकाइन रिलीज करती है। ओके, एक्टिवेट हो गई, क्योंकि अकेले तो इसके बस का नहीं है ना कि पूरा एंटीजन निकल जाए। अब क्या हुआ, साइटोकाइन रिलीज हुई, उसके बाद टी और बी सेल्स को क्या पता चल गया कि इन्फेक्टेंट आया है, पैथोजन आया है बॉडी में, दे ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड। एक्टिवेशन के बाद उनकी भी क्या, क्लोनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्लोनिंग ऑफ बी सेल्स और क्लोनिंग ऑफ टी सेल्स, ठीक।
जैसे टी हेल्पर सेल एमएससी सेकंड के सरफेस पे एंटीजन को एपिटॉप को रीड करती हैं, वो क्या करती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। एक्टिवेट होने के बाद वो साइटोकाइन रिलीज करती हैं, क्योंकि उनको टी और बी सेल्स के पास मैसेज भेजना है। और वो अपनी टी हेल्पर सेल है, फिर भी वो ऐसे साइटोकाइन रिलीज करती है कि ढेर सारी टी हेल्पर सेल्स भी बने और बाकी टाइप की भी सेल्स बने। तो यहाँ पे कौन कौन सी सेल बनेगी हमें पता है, कौन कौन सी बन सकती है। एक तो प्लाज्मा सेल बनेगी, ठीक, प्लाज्मा सेल्स यहाँ पे बनेगी। दूसरी मेमोरी सेल्स बनेगी, एंड थर्ड सप्रेसर या फिर रेगुलेटरी सेल्स बनेंगे, ठीक। एंड हियर ऑल्सो कौन कौन बनेगा, साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक टी सेल्स, और यहां भी मेमोरी सेल्स बनेंगी, मेमोरी टी सेल्स, वहां पे मेमोरी बी सेल्स, यहाँ पे मेमोरी टी सेल्स। और यहाँ पे कौन बनेगा, यहाँ पे टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल, और कौन होगा यहाँ पे, सप्रेसर या फिर, ये मेन टाइप की सेल्स है सप्रेसर सेल्स, और भी बनती है जो आपके मतलब का नहीं है, ठीक। ये इतनी मेन टाइप की सेल्स बनेंगी। इनमें से काम किस किस का होना है, किसकी जरूरत पड़ी एंटीजन के रिमूवल के लिए, प्लाज्मा सेल्स की जो एंटीबॉडी बनाती है, और यहां से टी सेल्स की जो इफेक्टर सेल्स होती है वो क्या होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक। इनसे हमारा ज्यादा काम है अभी, ठीक। अब हमने देखा, हो गया एक्टिवेशन हो गया। ओके, एंटीजन आया, एपीसी ने उसको फेगोसाइटाइज किया, प्रोसेस किया, एमएससी सेकंड की सरफेस पे माउंट किया, टी हेल्पर सेल ने रीड किया, रीड करने के बाद वो एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेशन के बाद उन्होंने साइटोकाइन रिलीज किया और पी और टी सेल को क्लोनिंग का मैसेज दे दिया। क्लोनिंग मतलब एक ही टाइप की जब ढेर सारी सेल्स बनने लगते हैं, क्लोन से क्लोनिंग है बनी। और प्लाज्मा सेल बनी एज ए इफेक्टर सेल ऑफ बी सेल, और साइटोटॉक्सिक टी सेल बनी एज ए इफेक्टर सेल ऑफ द टी सेल्स। अब टी सेल्स क्या करेंगी भाई, यहाँ आ जाते हैं फिर से। अब टी सेल्स हमारे पूरे इम्यून सिस्टम में ढेर सारी, हमारी पूरी सॉरी इम्यून सिस्टम में नहीं, हमारी पूरी बॉडी में ढेर सारी टी सेल्स बन गई हैं, सीटीसी बन गई हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और वो घूम रही हैं। अब उन्हें क्या चेक करना है, इन्फेक्टेड सेल के ऊपर का एपिटॉप चेक करना है। अब जहां भी उनको क्या मिलेगा, एपिटॉप मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द MSC1, वो क्या करेंगे, उसकी किलिंग कर देंगी, ठीक है, उसको किल कर देंगी, ठीक। हमें पहले से पता था, लेकिन ये होना कब शुरू होता है, आफ्टर द एक्टिवेशन। जब एपीसीज एंटीजन को प्रोसेस करके टी हेल्पर सेल को रीड कराती हैं, तभी ये स्टार्ट होता है। बट ये जो एनके सेल की एक्टिविटी थी, इसके लिए किसी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती, किसी एपीसी की जरूरत नहीं होती। दे देमसेल्फ आर द इफेक्टर सेल्स और द एक्टिवेटेड सेल, इनको किसी एक्सटर्नल एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमारा इनेट इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है टू रिमूव द एंटीजन, वो क्या करता है, प्रोसेस करता है एंटीजन को, और टी हेल्पर और एमएससी सेकंड के सरफेस पे एंटीजन को माउंट कर देता है। उसके बाद टी सेल एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद हमारी बॉडी में ढेर सारी सीटीसी घूम रही है। अब वो क्या करेंगी, सारी सेल को चेक करेंगे। एनके सेल एमएससी चेक कर रही थी, है कि नहीं, और ये क्या चेक करेंगे, एपिटॉप है कि नहीं। एपिटॉप होगा, किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इनकी किलिंग भी बिल्कुल एनके सेल की तरह होती है। इनके पास भी क्या होता है, परफोरिन होता है प्लस ग्रेन एंजाइम होता है। हमने देखा है कि परफोरिन और ग्रेन एंजाइम कैसे वर्क करता है। परफोरिन पोर क्रिएट करता है, और ग्रेन एंजाइम क्या करता है, कुछ पेप्टाइड्स के डाइजेशन के बाद एपोप्टोटिक सिग्नल देता है सेल को, फिर सेल की अल्टीमेटली एपोप्टोसिस हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। ओके, सो चलो ये समझ लिया। इसको थोड़ा एक एनालॉजी से भी समझेंगे ताकि भूले ना। ठीक, मैंने कहा कि यूनिक
एमएससी क्या होता है, यूनिक होता है। ओके, हर इंडिविजुअल का एमएससी यूनिक होता है। जैसे सपोज करो कि हर कॉलेज या स्कूल का आईडी कार्ड यूनिक होता है। स्कूल का एग्जांपल नहीं लेंगे क्योंकि अगर वहां पे आईडी कार्ड आप पहन के नहीं जाओगे, सिंपली आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे हम कॉलेज का आईडी कार्ड लेंगे, ठीक है। तो एमएससी क्या हो गया, किसी कॉलेज का आईडी कार्ड हो गया। हर कॉलेज का अपना स्पेसिफिक आईडी कार्ड होता है दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू कैरी, ठीक, आईडी कार्ड हो गया। अब आईडी कार्ड है या नहीं, ठीक, आईडी कार्ड है या नहीं, सुपरफिशियली आईडी कार्ड की प्रेजेंस कौन चेक करता है, अगर है तो मतलब बच्चा हमारे कॉलेज का है, अगर है तो एनके सेल्स क्या करती हैं, ये सेल हमारी बॉडी की है, एमएससी, ठीक है, आईडी कार्ड, ये सेल हमारी बॉडी की है। अगर नहीं है, अगर आईडी कार्ड नहीं है, फिर क्या होता है, नहीं है तो एनके सेल उसकी क्या कर देती है, किलिंग कर देती है। बट अब क्या हुआ कि पता चला, कुछ अथॉरिटी को पता चला कि कुछ बच्चे फ्रॉड कर रहे हैं। ओके, वो फेल हो गए या पास आउट हो गए, फिर भी वो पुराना आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं या फिर किसी का मांग रहे हैं या फिर कुछ भी, वो कुछ भी फ्रॉड कर रहे हैं आईडी कार्ड के साथ। उनके पास आईडी कार्ड तो है बट वो थोड़ा सा डिफरेंट आईडी कार्ड है, ठीक है। अब इनको ये पता चला, किसको पता चला, एपीसीज को पता चला, हमारी बॉडी की एपीसीज को पता चला कि आईडी कार्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है, मतलब एमएससी के साथ फ्रॉड हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा भाई, क्योंकि दे नीड टू बी प्रूव दिस कि फ्रॉड हो रहा है। अगर कॉलेज में फ्रॉड हो रहा है तो आपको हायर अथॉरिटी में बताना है, तो यू नीड टू कैरी सम प्रूफ। तो फॉर प्रूफ टू यू नो, आप एनालॉजी मेंटेन कर सकते हैं, फॉर यू नो कलेक्टिंग दी प्रूफ्स। इन्होंने क्या किया, एपीसीज ने क्या किया, एंटीजन को फेगोसाइटाइज्ड किया, या फिर जो अथॉरिटी थी जिसे पता चला कॉलेज में कि आईडी कार्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है, उन्होंने क्या किया, पकड़ा, कुछ प्रूफ तैयार किया, मतलब यहाँ पे फेगोसाइटोसिस प्रोसेसिंग क्या हो गई, वो प्रूव हो गई। उसके बाद जो हायर अथॉरिटी थी कॉलेज में, कोई हायर अथॉरिटी ले लेते हैं, ठीक है, उसको क्या किया, बता दिया भाई कि ये प्रूफ प्रेजेंट कर दिया कि ये प्रूफ है, हमारी कॉलेज में क्या हो रहा है, आईडी कार्ड के साथ फ्रॉड हो रहा है। अब हायर अथॉरिटी ने बाकी जो स्टाफ थे उसको क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया कि भाई काम पे लग जाओ। सारे काम पे लग गए, और काम पे लगने के बाद क्या हुआ कि अब सिर्फ आईडी कार्ड नहीं चेक होगा, ठीक है, अब सिर्फ आईडी कार्ड नहीं चेक होगा, अब क्या चेक होगा, अच्छे से चेकिंग होगी। आईडी कार्ड में फोटोज अच्छे से हैं, बाकी सिग्नेचर्स वगैरह अच्छे से। अगर कुछ फ्रॉड है मतलब ये है, तो क्या होगा, वो सेल जो भी एक्टिवेटेड स्टाफ है, जो भी स्टाफ है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, वो क्या करेगा, उस स्टूडेंट को लेगा, बाहर निकाल देगा मारपीट के। सेम और इम्यून सिस्टम डज, ठीक है। जिससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में फ्रॉड चल रहा है या फिर हमारे कॉलेज में फ्रॉड चल रहा है, कॉलेज क्या हो गई, हमारी बॉडी हो गई, वो क्या हुआ है, वो एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। प्रूफ इकट्ठा करने के लिए वो क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइटोसिस करने के बाद वो एंटीजन को प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस करने के बाद वो अथॉरिटी को प्रेजेंट करने के लिए क्या करती हैं, एमएससी सेकंड की सरफेस पे माउंट करती हैं। फिर एमएससी सेकंड की सरफेस को कौन रीड करता है, टी हेल्पर सेल रीड करती हैं। टी हेल्पर सेल रीड करने के बाद साइटोकाइन रिलीज करती हैं, क्योंकि अब वो एक्टिवेटेड हो गई हैं। फिर वो साइटोकाइन से मैसेजिंग करती हैं बी सेल्स को और टी सेल्स को कि क्लोन देमसेल्फ, और ढेर सारी टाइप्स ऑफ बी सेल बनती है और टी सेल बनती है। अब टी सेल्स एकदम एक्टिव हो जाती हैं कि भाई अब वो एक्टिव हो गई। एमएससी सेकंड की सरफेस पे क्या चेक करेंगी, सॉरी एमएससी फर्स्ट, वो तो एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेशन हो गया, वो एमएससी सेकंड सिर्फ एक्टिवेशन के लिए होता है। मेन तो यहाँ पे है, बाकी बॉडी की सेल्स पे क्या चेक करेंगी, वो एपिटॉप चेक करेंगे। अगर सीटीसी को एपिटॉप मिल रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द एनी सेल, तो उन्हें पता चल जाता है भाई ये सेल क्या है, इन्फेक्टेड है, इसको क्या करना है, किलिंग करनी है, इसको रिमूव करना है, एंड दे डज सो। ओके, दिस इज हाउ our immune system, or specifically the acquired immune system, distinguish between the self and non-self. MSC फर्स्ट को यूज करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। MSC सेकंड यूज होता है किसमें, सेपरेशन और द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और प्रोसेस जो यूज होती है डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दैट इज द एंटीजन प्रेजेंटेशन। और
यहाँ से, और जो वो एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ पे गया, यहाँ तक होता है। एमएससी सेकेंड पे माउंट करने तक को हम क्या कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन। और जो कौन करता है, प्रेजेंटेशन, एपीसीज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करते हैं। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट कि एमएससी फर्स्ट का यूज किसमें होता है, इन्फेक्टेड सेल है कि हेल्दी सेल है उसको चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एमएससी सेकंड का यूज किसमें होता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ द एपीसीज होता है, वो आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द सेल्फ और नॉन सेल्फ के लिए होता है। और जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है दैट इज द एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं, फेगोसाइटोसिस होती है एंटीजन की और प्रोसेसिंग होती है, फिर फाइनली उसको एमएससी सेकंड की सरफेस पे माउंट कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, अब ये बात हो गई, तो हम कहाँ पे थे कि अच्छा, कि मान लो कॉलेज में बच्चे आईडी कार्ड के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक, तब तो हमने देखा क्या कैसे होता है। सपोज कि कॉलेज में दूसरा एक पूरा ग्रुप ही आ जाए फ्रॉड बच्चों का या फिर दूसरे कॉलेज के बच्चों का, तब क्या होता है, तब भी टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। उसको ऐसे समझेंगे कि सपोज जब हमारी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ मतलब कि पूरा एक ग्रुप आ गया दूसरे कॉलेज के बच्चों का, तब भी टी सेल्स वही करती हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि चाहे वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है, हमारी बॉडी के लिए फायदे के लिए होता है, लेकिन वो इतनी लॉयल होती हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि हमारी बॉडी में कोई भी आ जाए। फिर वही पूरी प्रोसेस होती है, एपीसीज आती हैं, एंटीजन को सेकंड एमएससी सेकंड पे प्रेजेंट करती हैं और ऑर्गन जो है रिजेक्ट हो जाता है, ट्रांसप्लांट जो है रिजेक्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन से पहले एमएससी का मैच कराना बहुत जरूरी है। ओके, अदरवाइज टी सेल्स हमारी जो है ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती हैं। ओके, सो अब इस केस में ये होता है, क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जाता है उसको रेस्ट ऑफ देयर लाइफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ओके, और आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग यार, कि कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की या फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती हैं, जैसे कि कॉर्निया हो गई, क्योंकि आइस के एंटीरियर पार्ट में लिम्फोसाइट्स नहीं होती। सेकेंड इज दी हार्ट वॉल्व हो गया, उसका भी इजिली ट्रांसप्लांट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो ऑर्गन हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करती। ओके, सो अब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि टी सेल्स क्या है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके, और टी सेल्स ही हैं जो बी सेल और एपीसीज या फिर आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और बी सेल के बीच में एज अ मीडिएटर कौन वर्क करता है, टी सेल्स वर्क करती है। ओके, सो जब मीडिएटर वर्क कर रही हैं तो एक लाइन और है एनसीईआरटी में, दैट टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट द एंटीबॉडीज। T cells themselves do not secrete the antibody but they help the B cell to secrete the antibody। ये आपको यहां से पता चल गया कैसे, क्योंकि जो MSC सेकंड की सरफेस पे एपिटॉप है उसको रीड करने की एबिलिटी सिर्फ हमारे टी हेल्पर सेल के पास होती है या फिर इन मोर ब्रॉड टी सेल्स के पास होती है। इसलिए टी सेल्स क्या करती है, बी सेल को एक्टिवेट करती है टू सिक्रीट दी एंटीबॉडीज, या फिर एक्टिवेट करके बी सेल्स प्लाज्मा सेल में चेंज होती हैं और प्लाज्मा सेल्स अल्टीमेटली एंटीबॉडी सिक्रेट करती हैं। तो यहां से वो लाइन है कि टी सेल खुद नहीं सिक्रेट करती है एंटीबॉडी, वो क्या करती है, बी सेल को एक्टिवेट करती है। ओके, आई थिंक वी आर डन विथ फर्स्ट सेक्शन। डिस्टिंग्विश बिटवीन दी, मैंने बोर्ड पे ज्यादा लिख दिया, आई थिंक पेज हैंग कर रहा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, दैट वी आर डन। इन नट सेल क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ यूनिकनेस ऑफ द एमएससी। और एमएससी फर्स्ट किस में यूज होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द इन्फेक्टेड एंड हेल्दी सेल्स। एमएससी सेकंड किस में यूज होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स विद द हेल्प ऑफ द एपीसीज एंड द प्रोसेस which needed for differentiation is the antigen presentation. Okay, next respond accordingly. नेक्स्ट पॉइंट है respond accordingly. इसको देखते हैं ये कैसे होता है भाई।
अच्छा, अभी हमने देखा सीटीसी, एक ही टाइप की साइटोटॉक्सिक सेल बन रही थी, ठीक। और अगर आप अभी एंटीबॉडी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में शायद, तो एंटीबॉडी में, ठीक, एंटीबॉडी भी सिर्फ 5 टाइप्स की होती है। और उसमें से एक दो तो शायद बहुत, एक तो एलर्जी में यूज होती है, एक तो शायद उसका सही से फंक्शन ही नहीं पता है, 2 ही होती हैं जो ज्यादा यूज में आती हैं, 2 या 3, ठीक है। और उनमें से फिर हम ये कह देते हैं कि हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इतना ही है, इसके पास सीटीसी है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है, और हार्डली 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज हैं। फिर भी हम कह देते हैं कि हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है कि वो एंटीजन को अकॉर्डिंगली किल करता है, ठीक है, कि जैसा एंटीजन है वैसा भाई उसी तरीके से उसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम किल कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक टाइप की सीटीसी और 3 टाइप्स की एंटीबॉडीज, और एंटीजन के तो नंबर ही आप नहीं काउंट कर सकते बिकॉज द होल एनवायरनमेंट इज फुल ऑफ द एंटीजन्स, ठीक है। फिर कैसे ये पॉसिबल होता है कि हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हर एंटीजन को उसी की तरीके से किल करे? ओके, फॉर दैट, ठीक, फॉर दैट जो हमारी सीटीसी होती है उसके सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो एपिटॉप को रीड करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द एमएससी सेकंड, वो बहुत ही वेरिएबल होते हैं, बहुत ही होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं, इतने टाइप के हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक तो ये चीज होती है बिकॉज ऑफ बी से कि ये रिस्पॉन्ड करते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो सीटीसी के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं दैट बेसिकली रीड द एपिटॉप ऑन द सरफेस ऑफ द APCs on the surface of the MSC second on APCs that are being very variable, okay। और दूसरी चीज ये आती है, अभी जब हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जहां पे एंटीजन बाइंड हो सकता है, यही 2 पार्ट होते हैं। एंटीबॉडी कुछ वैसे वाई शेप की दिखती है, तो ये जो टिप्स होती है वहीं पे एंटीजन बाइंड हो सकता है, और उसको पैराटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराटॉप बोलते हैं। जो पैराटॉप होता है एंटीबॉडी का वो बहुत ही वेरिएबल होता है, ठीक, वेरिएबल होता है बिकॉज ऑफ दीज 2 वेरिएशन की जो सीटीसी की सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं जो हमारी एपिटॉप को रीड कर रहे हैं, और एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग साइट पे या पैराटॉप का जो रीजन है वो बहुत वेरिएबल है। इन्हीं 2 वेरिएशन की वजह से हम कहते हैं कि हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। और सेल इन्फेक्टेड है, सेल को किल करेगा, ट्यूमर सेल है तो ट्यूमर सेल को किल करेगा, और जितने भी टाइप का एंटीजन है उसको उसके अकॉर्डिंग किल करता है। और ये आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ लाइन पढ़ के नहीं जाना है कि ये बहुत क्या होता है, बहुत बहुत डाइवर्सिटी शो करता है। एक वर्ड हम और भी पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी। हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बहुत डाइवर्सिटी शो करता है। फिर ये बात आ जाती है कि भाई कैसे, इतने एंटीजन के लिए इतनी सेल्स तो नहीं है हमारी बॉडी में, फिर कैसे हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी शो करता है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीटीसी का जो रिसेप्टर होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं, उनमें बहुत वेरिएशन होता है, एज पर नीड चेंज हो जाते हैं। और जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी की वो भी एज पर नीड चेंज हो सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एंटीजन दे आर एबल टू चेंज। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन को अकॉर्डिंग टू देम किल करता है, एंड फॉर दैट वी आल्सो यूज अ वर्ड डाइवर्सिटी। और आई थिंक 3rd वाला है अब हैव मेमोरी। अब इसने किलिंग विलिंग कर दी, सब कुछ हो गया, सेपरेशन भी कर लिया, इतना अच्छा है। सेकंड, ये ऐसे नहीं छोड़ता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, इट ऑल्सो हैव द मेमोरी। ये हमेशा रिकॉर्ड रखता है, किस चीज का रिकॉर्ड रखता है? हमेशा प्राइमरी इन्फेक्शन का या फिर प्रीवियस इन्फेक्शन का, हमेशा प्रीवियस इन्फेक्शन का रिकॉर्ड रखता है। कैसे रखता है? सपोज उससे पहले को समझते हैं। सपोज आप किसी वेदर ट्रांजिशन मंथ में, कोई भी वेदर ट्रांजिशन मंथ ले लेते हैं, इधर का अक्टूबर ले लेते हैं, ओके। यू आर ट्रेवलिंग इन अक्टूबर विद बस, बाय बस, ओके। आप बस से ट्रेवल कर रहे हो अक्टूबर में, और नाइट का है आपका, नाइट में पूरी नाइट आपने बस से ट्रेवल किया। अब क्या हुआ? पूरी रात ठंड लगी, पूरी बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड, परेशान, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि भाई इतनी ठंड लग सकती है, अक्टूबर है, गर्मी है, ठीक है, फिर भी खूब ठंड लगी, अच्छे से लगी। अब सपोज करो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से ये सिचुएशन आ जाए अक्टूबर में, ठीक है, आपको फिर से बस में ट्रेवल करना पड़े, रात में ट्रेवल करना पड़े, तो इस बार आप क्या रहोगे? प्रिपेयर्ड रहोगे ना। यू विल कैरी ऑल द थिंग्स दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द कोल्ड। आप वुलन क्लोथ्स रखोगे, कुछ शीट्स रखोगे टू कवर योर सेल्फ, वट एवर यू कैन
कैरी टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड, आप सब करोगे। ओके, सेम थिंग डज बाय योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर कोई भी एक सिचुएशन इसको पहले मिलती है, मतलब प्राइमरी आप वो सिचुएशन मिली, तो आप क्या करते हो, अपने आप को सेकंड सिचुएशन, अगर सेम सिचुएशन आपको फ्यूचर में मिलेगी तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे। सेम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। अगर कोई इन्फेक्टेंट या पैथोजन इसको एट वेरी फर्स्ट इंटरेक्ट होता है, तो ये नहीं कि भाई उसको रिमूव ही करना इसकी प्रायोरिटी है, उससे कुछ एक्सपीरियंस भी लेता है और खुद को तैयार करता है कि अगर फ्यूचर में फिर से आएगा तो मैं इसको अच्छे से और देख लूंगा, बहुत अच्छे से इसको रिमूव कर दूंगा। तो अब अगर आपको सेकेंड टाइम अक्टूबर में ट्रेवल करना पड़ा, चाहे रात में बस से, तो आप क्या करोगे, इतना पहन के निकलोगे, इतनी चीजें रखोगे कि आपको ठंड तो बिल्कुल नहीं लग सकती है, और चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो सेम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। ठीक, कि पहला इन्फेक्शन किसी चीज से हुआ, पहली बार अगर उससे इसने इंटरेक्ट किया तो उसका इतना रिकॉर्ड रखता है कि दूसरी बार इसको पता भी ना चले कि वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। ठीक है, सपोज फिर से समझेंगे उसको, सपोज कि कोई एंटीजन क्या है, कोई एंटीजन ए है, पहली बार इसने रिस्पॉन्स किया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। हमने देखा प्राइमरी रिस्पॉन्स करने के लिए क्या होना पड़ता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट, उसके बाद अपना नॉर्मल चलता है। ठीक, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमने वहां पे देखा था एक्टिवेशन के बाद टी सेल्स भी टी मेमोरी सेल्स बना रही थी और बी सेल्स भी मेमोरी सेल्स बना रही थी। अब मान लो सेम एंटीजन ये जो सेम ए एंटीजन है उसने फ्यूचर में भी हमें इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जो वो एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रहा था, हमने पीछे पेज में देखा था एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रहा था, फेगोसाइटोसिस प्रोसेसिंग, फिर प्रेजेंट किया जा रहा था मेसी सेकंड की सरफेस पे, वो नहीं होगा इस बार, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बनी बनाई मेमोरी सेल्स है, हमारे इम्यून सिस्टम के पास क्या है, बनी बनाई मेमोरी सेल्स है। अब मेमोरी सेल्स डायरेक्टली अगर बी मेमोरी सेल्स है तो वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज हो जाएंगी और क्या बनाएंगी, एंटीबॉडी। और अगर टी मेमोरी सेल्स हैं तो वो क्या करेंगी, टी हेल्पर सेल में चेंज हो जाएंगी और सीटीसी में चेंज हो जाएंगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में चेंज हो जाएंगी। अब जो वो टाइम था एक्टिवेशन का, एंटीजन प्रेजेंटेशन से जिसको एक्टिवेट किया जा रहा था हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, वो बचा। ठीक है, और सेकेंडरी, और ये जो हमारी सेल्स होती हैं मेमोरी सेल्स, ठीक है, यहाँ पे मेमोरी सेल्स नहीं लिखा, मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होती हैं, हमारी प्राइमरी एक्टिवेटेड सेल जो होती है उससे बहुत ही ज्यादा आई वुड से कि इफेक्टिव होती हैं। क्यों, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, पहले पीछे आते हैं। तो आई वाज सेइंग कि अगर हम किसी सिचुएशन से पहली बार इंटरेक्ट होते हैं तो एज अ बुद्धिजीवी होने के साथ साथ हम कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ मेमोरी रखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं, वैसे हमारा इम्यून सिस्टम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अपने आप ये भी एक्सपीरियंस लेता है, खुद को प्रिपेयर्ड करता है। जब हम अपनी करंट सिचुएशन से या पास्ट की सिचुएशन से, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस लेके फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर्ड करते हैं, ठीक है, खुद को प्रिपेयर्ड करते हैं, तब हम एक वर्ड यूज करते हैं एडाप्टेशन। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी सेम करता है, ये खुद को फर्स्ट इन्फेक्शन से क्या करता है, वहां से क्या लेता है, कुछ एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद उसने मेमोरी सेल्स बनाई और फ्यूचर के इन्फेक्शन के लिए खुद को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। यहीं से वो वर्ड आता है, आपने पढ़ा होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव बोलते हैं क्यों, क्योंकि वो पहले इन्फेक्शन से कुछ अडैप्टेशंस लाता है अपने अंदर, इसीलिए अडैप्टिव वर्ड यूज होता है फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये सारी बात वी विल अंडरस्टैंड थ्रू अ ग्राफ। ओके, दैट आई ऑलरेडी हैव मेड, एक इन्फेक्शन का ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी है और ये क्या है, इस पे टाइम है। ठीक, मान लो कोई भी एंटीजन है, हमने ए लिया था, इस बार भी ए ले लेते हैं। ओके, कोई एंटीजन ए है, उसने एंट्री ली, तो ये हो गया हमारा इनिशियल एक्सपोजर। ठीक, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि ग्राफ बना नहीं, यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ से नहीं शुरू होना है। ठीक, इनेट इम्यून सिस्टम फाइट करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक, वो टाइम प्लस
क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन का टाइम, थोड़ी ये लाइन इतनी होनी चाहिए। ओके, वो टाइम गया, इनिशियल एक्सपोजर हुआ, दिस मच टाइम हैज गॉन, इतना टाइम गया कि भाई आइडेंटिफिकेशन एक्टिवेशन हुआ, फिर हमारी टी सेल्स एक्टिवेट हो गई, उन्होंने प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स शो करती हैं दैट इज नोन एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये कितना छोटा है, छोटा है। इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो लो इंटेंसिटी के साथ होता है, विद लो इंटेंसिटी। ठीक, कंपैरेटिवली, ये हम कंपैरेटिवली लिख रहे हैं, लो इंटेंसिटी। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का ही होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए लो इंटेंसिटी लिख रहे हैं। ओके, रिस्पॉन्स तो हमारे इम्यून सिस्टम का अच्छा होता है क्योंकि उसे तो निकालना ही है एंटीजन को। ओके, तो कंपैरेटिवली क्या होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है। फिर आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ क्या हुआ, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब ये लाइन इतनी छोटी, ये लाइन हमें ये बता रही है कि इस बार हमें जरूरत नहीं पड़ी एक्टिवेट कराने की टी सेल्स को, बी सेल्स को। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हुआ नहीं कि क्या हुआ, सॉरी, सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ नहीं कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम ने टी और बी सेल ने शो कर दिया, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी टी एंड बी सेल्स। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स से हुआ। अब ये देख रहे हो आप, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा है, बिकॉज ऑफ दैट इट नोन एज द एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामनेस्टिक, आपकी बुक में भी ये वर्ड दिया गया है, स्टिक रिस्पॉन्स। क्यों रिस्पॉन्स, क्यों, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है ये क्या हुआ, हमने देखा जब एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी तो कैसा हुआ, फास्ट हुआ, भाई जल्दी हो गया। ये लाइन इतनी बड़ी है, इतनी छोटी सी है, जल्दी हो गया, फास्ट हो गया। और ये इतना लंबा जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रांग हो गया। ठीक, क्योंकि हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स एनामनेस्टिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स बीइंग वेरी फास्ट एंड स्ट्रांग और ओवरवेल्म्ड। ठीक, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आए हैं, विच रिस्पॉन्स इज एनामनेस्टिक और फास्ट एंड स्ट्रांग और ओवरवेल्म्ड, द सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। क्यों, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को इस बार एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी एक चीज और होती है, क्यों इसको एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो हमारी मेमोरी सेल्स होती हैं कंपेयर टू विद दिस प्लाज्मा सेल्स। यहां पे कौन वर्क कर रहा है, मेमोरी सेल्स वर्क कर रही है। मेमोरी सेल्स यहां पे भी एक्टिवेशन के बाद प्लाज्मा सेल्स बनी, बी सेल्स क्या बनी, प्लाज्मा सेल बनी। यहां पे भी मेमोरी सेल से क्या बनी, प्लाज्मा सेल बनी, यहां पे भी बनेंगी क्योंकि एंटीबॉडी तो ये सिक्रीट करेंगी ना, प्लाज्मा सेल बनी, ये एंटीबॉडी बना रही है और यहां से ये एंटीबॉडी बना रही है। ठीक, बट ये जो एंटीबॉडी बने, एक तो रीजन है कि फास्ट एंड स्ट्रांग, इसलिए एनामनेस्टिक बोलते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि भाई जो ये एंटीबॉडी बनाती है कम एंटीबॉडी बनाती है, और मेमोरी सेल में इतनी कैपेबिलिटी होती है कभी कभी, मतलब एटलीस्ट 2 टाइम ज्यादा तो एंटीबॉडी बनाती हैं कंपेयर टू दीज प्लाज्मा सेल्स। कभी कभी 2 to 100 टाइम जो है ज्यादा एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। अब 100 टाइम आप सोच भी नहीं सकते हो कितनी एंटीबॉडी सिक्रीट होगी इतनी जल्दी से, इसलिए ये लाइन इतनी छोटी है। मतलब इतनी एंटीबॉडी सिक्रीट होती है, बी इवन डू नॉट गेट कि हमें कोई इन्फेक्शन भी हुआ था, कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई नन सिम्टम्स, हमें इन्फेक्शन हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम टी और बी सेल्स इतने अच्छे से वर्क करती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद इतनी मेमोरी सेल्स बना के रखते हैं कि आपको सेकंड बार अगर सेम होना चाहिए एंटीजन, सेम एंटीजन से इन्फेक्शन हुआ तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इवन यू विल नॉट फील एनी सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन। ओके, और आप क्योर हो जाओगे, आपकी बॉडी क्योर्ड हो जाएगी। ठीक, एंड दिस थिंग, ये जो चीज होती है टू कीप द रिकॉर्ड, टू हैव मेमोरी, ये हमारा इम्यून सिस्टम, या हमारा इम्यून सिस्टम नहीं, हम लोग चालाकी से यूज करते हैं किसमें के, किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। ये जो इम्यून सिस्टम की ये प्रॉपर्टी है दैट इज यूज्ड इन द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। जो मेमोरी की प्रॉपर्टी होती है वो किसमें यूज होती है, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन में। ठीक, क्यों, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद हमारा इम्यून सिस्टम या पर्टिकुलरली टी एंड बी सेल्स दे कीप द रिकॉर्ड फॉर द सेकेंडरी रिस्पॉन्स
with the if the infection with the same antigen. ओके और ये लो इंटेंसिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा इम्यून सिस्टम लो इंटेंसिटी से वर्क करता है, यहाँ पे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्राइमरी रिस्पॉन्स को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए लो इंटेंसिटी लिखते हैं. ओके सो या सेकेंडरी इज डन. लास्ट वाला रह गया स्पेसिफिक. ठीक यहीं पे कर लेते हैं कि ये क्या होता है. हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बहुत ही स्पेसिफिक होता है. इसकी क्या मीनिंग होती है. स्पेसिफिक ये होता है कि मैंने क्या कहा कि ए एंटीजन का प्राइमरी एक्सपोजर हुआ, फिर ए एंटीजन ने हमें वेरी फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट किया, फिर ए ही एंटीजन को दूसरी टाइम इन्फेक्ट करना चाहिए अगर हमें चाहिए सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ठीक है ऐसा नहीं है कि ए एंटीजन इन्फेक्ट करेगा फिर जो मेमोरी सेल्स बनेंगी वो कोई बी एंटीजन इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे. नहीं, जो पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस है अगर वो हमें फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट कर रहा है तो उसी के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स बनती है. ठीक है सपोज कि अगर आपको रुबेला से इन्फेक्शन हो रहा है तो कोरोना की मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगी. ओके आपको रुबेला से ही मेमोरी सेल्स जो बनेंगी वो आपको रुबेला से ही प्रोटेक्ट करेंगी. ओके कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद रुबेला में नहीं फायदा होने वाला. दिस इज व्हाट वी कॉल द स्पेसिफिसिटी और द स्पेसिफिक. ओके तो स्पेसिफिक समझ में आ गया कि भाई इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन उसी का होना चाहिए जिससे प्राइमरी का हुआ था, तभी हमारे मेमोरी सेल्स वर्क करते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट वर्क. हमारा इम्यून सिस्टम के पास इतना रिकॉर्ड होता है कि कोई किसी से भी नहीं वर्क, इतनी स्पेसिफिक होते हैं. ओके सो हो गया, सारे हो गए. नेक्स्ट टाइप ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी बस चेक कर लेते हैं. डिस्टिंग्विश रिस्पॉन्ड हैव मेमोरी स्पेसिफिक. ठीक टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कर ही लिए, टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक एक तो ये टाइप की होती है एक्टिव होती है. आई एम राइटिंग ओनली एक्टिव एंड पैसिव हियर बट यू विल हैव टू राइट दी ऑल दी थिंग. एक्टिवली acquired immunity, passively acquired immunity. ओके या पैसिव. ठीक एक्टिव जहां पे काम करना पड़ रहा है, मतलब कोई चीज एक्टिव है जहां पे आपको खाना बना के खाना पड़ रहा है, वो एक्टिव हो गया. पैसिव जहां बना बनाया खाना मिल रहा है वो हो गया पैसिव. तो यहाँ पे जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम काम करके अपनी एंटीबॉडी बना रहा है, अपनी सीटीसी बना रहा है, अपनी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना रहा है, वो क्या हो जाएगा एक्टिव. अक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी जहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज सीटीसी सेल्स ट्रांसफर की जा रही है किसी और पर्सन में, वो क्या हो जाएगी पैसिव इम्यूनिटी. ओके वी विल राइट हियर व्हेन आवर इम्यून सिस्टम makes its own antibodies plus CTC. ठीक अब यहाँ पे when ready-made antibody plus CTC और only antibody या फिर सिर्फ एंटीबॉडीज गिवन टू अ पर्सन. ओके कब दी जाएगी भाई आपको एंटीबॉडी और सीटीसी सेल्स की जरूरत कब पड़ रही है. जब या तो आपके पास टाइम ना हो और या तो आपके पास इम्यून सिस्टम ना हो. दोनों ही कंडीशन में अगर आपके पास इम्यून सिस्टम है यू कैन मेक योर ओन एंटीबॉडीज एंड सीटीसी. ओके बट अगर आपके पास इम्यून सिस्टम नहीं है तो आप नहीं बना सकते. और अगर आपके पास कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे सांप काट लेता है तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है भाई कि अब इंतजार करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद की एंटीबॉडी बनाए, तब तक तो क्या हो जाएगा राम राम सत्य. ठीक सो अब क्या हो गया कि जब आपको रेडीमेड एंटीबॉडी और सीटीसी सेल की जरूरत कब पड़ रही है, या फिर एंटीबॉडी या सिर्फ एंटीबॉडी की जरूरत कब पड़ रही है, जब आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास इम्यून सिस्टम नहीं है. गिवन टू अ पर्सन लैक ऑफ टाइम
लैक ऑफ टाइम और इम्यून सिस्टम, ठीक। ये पूरा तो आप कई जगह पढ़ लेते हो, ये जो दो चीजें हैं ये हमेशा याद रखना, क्योंकि यहीं से जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, जब टाइम नहीं है या फिर इम्यून सिस्टम नहीं है। ओके, अभी देख लेते हैं, पहले इधर आ जाते हैं फिर इधर। और ये फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, नेचुरल, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल, इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल, ठीक। नेचुरल, जब आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है, या फिर मेरा भी, किसी इन्फेक्टेंट या पैथोजन को एक्सपोज होता है, ठीक है, जब इन्फेक्टेंट पैथोजन से इंटरेक्ट करता है तब जो नेचुरली हमें इन्फेक्शन हो रहा है ना, हमारा नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, फिर नेचुरली एंटीजन हमारी बॉडी में एंट्री पा रहा है, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी सीटीसी सेल बनाता है वो क्या होता है, naturally acquired active immunity. You have to write the whole name, naturally acquired active immunity. I am writing here only the natural, ठीक। सो अब ये हो गया नेचुरल, क्या हो गया कि जब हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द एंटीजन, ओके, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम एक्सपोज टू द एंटीजन, ओके, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम एक्सपोज टू एंटीजेंस, हम शॉर्ट में इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शन। जब हमें इन्फेक्शन होता है तब हमारा नेचुरली इन्फेक्शन होता है, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी सीटीसी सेल बनाता है, दैट इज नोन एज द एक्टिवली एक्वायर्ड नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक। सेकंड कब होता है, आर्टिफिशियल। अब एक्टिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल कब हो सकती है, जब एंटीजन को इंटेंशनली हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और इंटेंशनली जानबूझ के कब इंजेक्ट किया जाता है, एट द टाइम ऑफ द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ओके। तो आर्टिफिशियल क्या हो गया, व्हेन इंटेंशनली एंटीजेंस आर इंजेक्टेड टू अ पर्सन, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है हमारा, वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन, दोनों में क्या हो जाता है, इम्यूनाइजेशन। एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड की मीनिंग होती है वीकेंड या फिर डेड, ठीक है, वीकेंड या फिर डेड एंटीजन को हमारी बॉडी में इंटेंशनली इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो करे, और प्राइमरी रिस्पॉन्स से क्या बनाए, मेमोरी सेल्स बनाए, मेमोरी टी और बी सेल्स बनाए, ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, डिफेंड कर सके, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से इन्फेक्टेंट के अगेंस्ट डिफेंड कर सके। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी भी क्या हो सकती है, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, पैसिव इम्यूनिटी भी क्या हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी भी नेचुरली हो सकती है, नेचुरली एक्वायर्ड हो सकती है, या फिर आर्टिफिशियली, नेचुरल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल, सेम थिंग, आप पूरा नाम लिखना आर्टिफिशियल, ओके। अब पैसिवली जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, दैट इज ऑल्सो एक्वायर्ड नेचुरली और दी आर्टिफिशियल। अब मैंने कहा कि पैसिव इम्यूनिटी कब मिलती है, जब आपके पास क्या ना हो, या तो इम्यून सिस्टम ना हो या फिर टाइम ना हो। तो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी कब होती है, एक तो आपको पता होगा कि मदर जो है, मदर से फीटस में जाती है आईजीजी, एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, आईजीजी जाती है, ठीक है, मदर से फीटस में। सेकेंडरी जो होती है मदर टू बेबी, अब इस टाइम पे क्या है ना, फीटस के पास इम्यून सिस्टम है ना, बेबी के पास इम्यून सिस्टम है, ठीक है। मदर टू बेबी क्या जाती है, बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, यहाँ पे न्यू बॉर्न लिख देते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि उसके पास तभी तो इम्यून सिस्टम नहीं होता है, तब जाती है उसके अंदर आईजीए, ठीक है। अब कैसे जाती है, थ्रू दी क्लोस्ट्रम,
कैसे जाती है? अब कैसे जाती है? बाया और बाई क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम क्या होता है? जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है डार्क सा येलोइश सा, उसी को क्लोस्ट्रम बोलते हैं। उससे हमारी बॉडी में, बेबीज की बॉडी में क्या जाती है? IgA जाती है। ओके, और मदर टू फीटस क्या जाती है? IgG जाती है। टू कीप इट मेमोराइज हम वर्ड यूज करते हैं, जो कि मैंने ट्रिक अपनी ही बनाई है, गेटिंग इन एडवांस। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ए फीटस से जा रही है, ए फीटस को मिल रही है कि जी फीटस को मिल रही है, क्लोस्ट्रम से जी जा रही है कि ए जा रही है। तो हम क्या करते हैं? गेटिंग इन एडवांस। गेटिंग दोनों ही एडवांस में ही मिलता है, इन एडवांस। इन एडवांस फीटस पहले बनता है, तो फीटस को क्या मिल गई? जी। उसके बाद क्या आता है? बेबी आता है, बेबी को क्या मिल गई? एडवांस से ए। तो फीटस को जी मिलती है और बेबी को क्या मिलती है? ए मिलती है। ओके, कैसे, क्यों यही जाती है वो हम देखेंगे एंटीबॉडी में, बाकी अबाउट जी और ए के बारे में। ओके, नेक्स्ट अबाउट द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब अब यहाँ पे या तो टाइम ना हो या तो इम्यून सिस्टम नहीं है, वो तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या? टाइम नहीं है। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था स्नेक का, जब सांप काट लेता है, ऑन स्नेक बाइट क्या दिया जाता है? प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं ऑन स्नेक बाइट। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीवेनम। एंटीवेनम, ठीक, ये एग्जांपल हो गया इसका। दूसरा क्या होता है? टिटनेस का जब इन्फेक्शन हो जाता है तो टिटनेस की प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। टिटनेस वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल भी हुआ और पैसिव भी हुआ, पैसिवली एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक, और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा जो अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सपोज कभी कभी क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ऑल्दो अब आपका अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज और सीटीसी सेल्स बनाएगा, बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जब होता है, क्योंकि लैक ऑफ इम्यून सिस्टम में हो रहा है, ये जो टाइप हो जाता है वो क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी का होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो पैसिव इम्यूनिटी में जाएगा, ऑल्दो जो उससे इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम खुद एक्टिव होने जा रहा है ना, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, बट कैटेगरी में किसकी आएगा? पैसिव इम्यूनिटी। ओके, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इम्यून सिस्टम नहीं था उस पर्सन में, इसलिए किसका ट्रांसप्लांटेशन हुआ? बोन मैरो का। कैटेगरी कौन सी बनी? पैसिव, लेकिन इम्यूनिटी हमें कौन सी मिलेगी? एक्टिव। ओके, डन। एक और चीज अबाउट दी जीके ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या देख रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में लाइक चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, हमारी मेमोरी सेल्स बन रही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स बन रही है, यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स बन रही हैं। तो जहाँ पे मेमोरी सेल्स बनती हैं वो हमें डिफेंस जो प्रोवाइड करता है वो लॉन्ग टाइम का हो जाता है, या फिर आप इम्यूनिटी जो हमें मिलती है वो लॉन्ग टाइम की हो जाती है, क्योंकि हम फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं ना। अगर फ्यूचर में हमें इन्फेक्शन हुआ तो उसका भी भाई इंतजाम मेमोरी सेल्स ने बना के इम्यून सिस्टम ने मेमोरी सेल बना के रखा है कि अगर फ्यूचर में भी वो इन्फेक्शन हुआ। बट यहाँ पे इन बोथ दी केसेस हमें चाहे मदर से एंटीबॉडीज मिल रही हैं, वो भी कुछ ही टाइम के लिए वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मेमोरी सेल्स नहीं बन रही है। यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स नहीं, एक्सेप्ट दिस केस, यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स नहीं बन रहे हैं। इसलिए जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, और पैसिव इम्यूनिटी को इन ब्रॉड सेंस हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल्स नहीं बनती हैं और यहाँ पे मेमोरी सेल्स बनती हैं। ओके, थैंक्स। आई थिंक we will discuss the antibodies in the next lecture.